वेरी गुड, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। सर क्वेश्चन अभी वही है, जैसे कि एक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? जैसे 2000 का कंपनी है, 7000 का कंपनी है, 17 CR का कंपनी बोलते हैं, यस, वो कैसे निकालते हैं? करेक्ट। अब देखो, वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप बैठ जाइए। वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन करने के 3 अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच उसको बोलते हैं कॉस्ट अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है मार्केट अप्रोच, और तीसरी अप्रोच बोलते हैं इनकम अप्रोच। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। कॉस्ट अप्रोच में के बेसिस पे अगर आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस कंपनी की जो एसेट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करते हो, इसलिए उसको बोलते हैं कॉस्ट अप्रोच। दूसरा है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच का मतलब क्या है कि जिस कंपनी का आपको वैल्यूएशन करना है, आप मालूम करते हो कि इस तरह की कोई दूसरी कंपनी जिसका कि वैल्यूएशन हुआ है, वो वैल्यूएशन अगर आपको मालूम है क्या, तो आप वो जो फिगर है वो यूज करते हो वैल्यूएशन करने के लिए इस कंपनी का। या अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो फिर उसकी जो कोटेड प्राइस है वो उस कंपनी का वैल्यूएशन हो जाती है। तीसरी है इनकम अप्रोच, और जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, रिलायबल, डिपेंडेबल मेथड है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। इनकम अप्रोच का मतलब क्या है? इनकम अप्रोच का मतलब यह है कि अगर आपको किसी कंपनी का वैल्यूएशन करना है तो आप उस कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है फ्यूचर में, उसको आप मालूम करिए, उसको डिस्काउंट करिए। किससे डिस्काउंट करिए? जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करी उस रेट से डिस्काउंट करिए, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी। So this is how the evaluation is done for different companies. I hope that answers your question. Sir, आपने जो your tell about borrowing and on capital, what is the ratio? क्योंकि without borrowing हम लोग business को expand भी नहीं कर सकते, but for that we have to pay cost. उसके साथ में on capital and we can reduce our cost also. So what is the ratio that we have an ideal ratio between the not a debt equity ratio 2:1, Right. but कभी-कभी market 2:1 को भी नहीं support करती है for that business. Secondly हम लोग देखते हैं जैसे IBC में वगैरह we take over the business, तो बहुत से big giant business already पहले banker से बात करते हैं, they own fund, because वो own fund से ज़्यादा borrowing fund ज़्यादा रहती है। No doubt EBITDA है, but इसके एक proper ratios we have to understand क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सवाल है। सर मैं आपको बताऊंगा कि जो डेट इक्विटी रेशियो है, वो डेट इक्विटी रेशियो है फॉर द रेफरेंस ऑफ द बैंकर्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप किसी बैंक के पास जाओ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जाओ, तो वो आपका डेट इक्विटी रेशियो देखेगा कि आपका डेट इक्विटी रेशियो उनके हिसाब से है कि नहीं है। जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 2:1 होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10:1 होता है, NBFCs बैंक के लिए 8:1 होता है। तो ये अलग अलग उनके वो बैंक वाले देखते हैं। अगर आपको एज अ बिजनेसमैन अगर आपको ये सवाल है कि मैं बोरो करूं कि नहीं करूं, तो आपको ये देखना है कि आपकी एबिटा कितनी है। क्योंकि याद रखिए, जब आप बोरो करते हैं तो आपके पास में पैसा आता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके साथ में आपके 2 ऑब्लिगेशन भी आते हैं। और वो ऑब्लिगेशन क्या है? नंबर 1 आपको लोन को वापस करना है, और नंबर 2 आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है। तो आप क्या करिए, आपके कैलकुलेशन करिए और एबिटा फाइंड आउट करिए कि अगर आप 10 साल का लोन ले रहे हैं तो 10 साल की एबिटा देखिए, अगले 10 साल की, तो क्या आपकी एबिटा का जो फिगर है वो फिगर आपका जो लोन रिपेमेंट है और जो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको आएगा उससे बहुत ज्यादा है कि नहीं है। अगर वो उससे ज्यादा है तो आप आराम से लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर वो कम है, एबिटा आपकी कम है, तो आपको लोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऑन दी कॉन्ट्रेरी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी कंपनी को, किसी बिजनेस में हाई डेट का प्रॉब्लम है, तो देखिए बिजनेस लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ पहले है, बिजनेस बाद में है, राइट। लाइफ रहेगी पीसफुल तो पैसा तो बाद में भी कमा लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास में डेट ज्यादा है, तो कोई आपकी प्रॉपर्टी जो आप आज की तारीख में यूज नहीं कर रहे हो उसको डिस्पोज करो, वहां से पैसा निकालो, डेट को कम करो ताकि चैन की नींद सो सको। मेहनत करोगे, पैसा बाद में कमा लोगे, प्रॉपर्टी बाद में खरीद लो एक्चुअली, बिकॉज दैट इज हाउ यू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। आई होप आपका सवाल का आंसर हो गया। ओके, हेलो हेलो
there's a question there. Yeah. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अपना इबिटा अच्छा है, ओके, और बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो हम जब एक्सपांशन करते हैं तो बैंक से लोन उठाए या फिर प्राइवेट इक्विटी ले या फिर आईपीओ को जाए। जब अच्छा अपने पास इबिटा है तो बैंक से भी हमको अच्छा ये इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मिलता है, तो कौन सा इसमें अच्छा रहेगा कि और क्यों लोग प्राइवेट इक्विटी और आईपीओ को जाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए, आपका जो बिजनेस के प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है कि आपकी फंडिंग कैसे आनी चाहिए। तो जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी खुद की कैपिटल से काम हो जाता है। आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा होता है तो हो सकता है कि आप अपने रिश्ते नाते वालों को लेके उनका कैपिटल से लेके आएँ, और अगर बिजनेस बड़ा होता है तो फिर आपको बैंक के पास में जाना पड़ता है, क्योंकि आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको बैंक के पास में जाना पड़ता है। तो बैंक के पास में जाने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। इक्विटी को इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, पर रिमेंबर इक्विटी फ्री नहीं है। तो अब सवाल ये है कि मैं बैंक के पास जाऊं कि प्राइवेट इक्विटी के पास जाऊं। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछो तो सबसे पहले अपने बिजनेस का वैल्यूएशन करवा के लो। फर्स्ट सबसे पहले डू वैल्यूएशन ऑफ, अपने बिजनेस की वैल्यू मालूम करो, और अपने वैल्यूएशन, बिजनेस की वैल्यू मालूम करने के बाद आपके जो इनर सर्किल हैं उनमें उनसे चर्चा करो कि इन केस दे वुड लाइक टू पुट मनी इनटू योर बिजनेस एट दैट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? प्राइवेट इक्विटी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके हाथ से कंट्रोल आपके बिजनेस का चला जाता है। बिकॉज उनका आदमी आपके बोर्ड पे आ जाएगा, उनका आदमी आपसे रिपोर्टिंग मांगेगा, उनका आदमी आपको डायरेक्ट करेगा कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। जितने लोगों ने प्राइवेट इक्विटी ली है, जिनको मैं जानता हूँ, वो सब के सब लोग रिग्रेट करते हैं कि हमको प्राइवेट इक्विटी लेके तकलीफ हो रही है। प्राइवेट इक्विटी इसके बजाय आजकल बहुत सारे लोग हैं, हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं, तो आप उनसे उनके टच में हो सकते हो, क्योंकि हाई नेटवर्थ वालों का क्या है कि उनको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो कम से कम आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। या फिर अगर आप उनसे पैसा ले रहे हो, उस समय आप एग्रीमेंट साइन करके लो कि भैया आपका पैसा ले रहे हैं, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उस पर क्लियर हो जाओ ताकि उनकी तरफ से आपको इंटरफेरेंस ना हो और आप आपके बिजनेस को आपके हिसाब से चला सको। क्योंकि आपके बिजनेस को याद रखो, आपके अलावा कोई नहीं जानता। प्राइवेट इक्विटी वाले आपके बिजनेस को डेफिनेटली नहीं जानते। प्राइवेट इक्विटी वाले दे आर ड्रिवन बाय देयर बॉसेस। उनके जो बॉसेस होते हैं वो उनको बोलते हैं कि हमको इतना रिटर्न चाहिए, तो ये बेचारे उसके हिसाब से करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्राइवेट इक्विटी। फर्स्ट फाइंड आउट अदर सोर्सेज सो दैट कंट्रोल आपके हाथ में रहना चाहिए, राइट। अच्छा, नाउ आईपीओ से क्या होता है? देखिए, अब आपका बिजनेस और बढ़ गया। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सभी लोगों ने नोट करना चाहिए। आपने आपके बिजनेस में 20 साल लगा दिए, 20 साल से आपने मेहनत करी आपके बिजनेस में, और आपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके आ गए। इतना लेके आ गए कि आपने दिन रात नहीं देखा, मेहनत करे, प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड भी नहीं लिया, लगाते रहे। अब 20 साल हो गए, तो अब ये समय आ गया है कि आप इस वेल्थ को अनलॉक करो। अनलॉक करो मतलब क्या है? आईपीओ लेके आओ, और साथ साथ आपकी जो इक्विटी है उसको भी थोड़ा डाइल्यूट करो, यानी कि ऑफर फॉर सेल करो। अब क्या होगा कि आपने 20 साल पहले जो शेयर लिया था 10 रुपए का, हो सकता है बिकॉज ऑफ योर वैल्यूएशन वो 10 रुपए का शेयर आज की तारीख में आप मार्केट में 2000 रुपए में निकालो, 2500 रुपए में निकालो, 3000 रुपए में निकालो, 1500 रुपए में निकालो, तो उससे आपकी वेल्थ अनलॉक होती है। अदरवाइज वो वेल्थ खाली पेपर पे है। सो आईपीओ का एक बड़ा एडवांटेज ये भी है। Hello. Sir, today the profit of DMart is 2,500 crore approximately, and valuation is 2.25 lakh crore. So what is the relation between income and that valuation? Is this real valuation or manipulation? ओके, तो देखो, मैंने हालांकि डीमार्ट की कंपनी के P&L बैलेंस शीट को स्टडी नहीं किया है, पर आप सबको एक सवाल सर के क्वेश्चन के साथ साथ एक चीज आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कई बार आया होगा। जोमैटो कंपनी है, लॉस कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन पॉजिटिव है। पेटीएम
2155 में इशू आया था, झपकर के नीचे गया 40% से 400 450 पे आया और आज वापस 900 रुपये के ऊपर है। तो और बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनी है जो कि लॉस कर रही हैं, लेकिन उनके वैल्यूएशन अभी भी जबरदस्त हैं। तो एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर कंपनी लॉस कर रही है तो उसको वैल्यूएशन क्यों मिलता है? और उसका कारण ये है कि जैसा मैंने पहले बताया, व्हाट इज वैल्यू। ध्यान से सुनना, वैल्यू क्या है? वैल्यू इज यूटिलिटी ऑफ एन एसेट। यानी कि वैल्यू क्या है? वैल्यू एक एसेट की यूटिलिटी है। अगर एक एसेट को यूटिलिटी है तो उसको वैल्यू है, अगर एक एसेट को यूटिलिटी नहीं है तो उसको वैल्यू नहीं है। कंपनी के केसेस में क्या है यूटिलिटी? कंपनी के केसेस में एक कंपनी की यूटिलिटी क्या है? इन्वेस्टर के लिए एक कंपनी की इन्वेस्टर के लिए यूटिलिटी है कि ये कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा कमा के इन्वेस्टर को देगी। तो जब डीमार्ट का जो कैपिटल है 2500 करोड़ का और उनका जो वैल्यूएशन है वो इतना ज़्यादा, उसके पीछे कारण ये है कि जो इन्वेस्टिंग पब्लिक है उनको लगता है कि भरत तमानी जो कि उसके फाउंडर हैं और उनकी ये कंपनी आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छा रिटर्न देगी, बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेट करेगी। तो वो जो फ्यूचर का जो कैश फ्लो है उसको वो डिस्काउंट करते हैं बाय द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसको टोटल करके निकालते हैं कि उसका वैल्यू आता है। वो 2.5 लाख करोड़ जो भी वैल्यू है, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली। तो मैं ये कहूँगा सर कि वो फ्रॉड नहीं है, वो नंबर गलत नहीं है, वो नंबर सही है, एंड वो नंबर है बेस्ड ऑन दी इम्प्रेशंस एंड दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिंग पब्लिक। इन्वेस्टिंग पब्लिक को लगता है कि अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आगे कमाएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। I think that was the. Is it? I hope that question is answered. मुझे मैनिपुलेशन लगता है। Okay. हेलो 1.25 लाख करोड़ मिलाने में कितने साल लगे? सर, लास्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। मेरा जो बिजनेस है और मुझे लॉयल पार्टनर सिलेक्ट करना है, हाँ। जो कि आगे जाकर मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? और दूसरा, मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है और मेरे पास ऑप्शन है खाली एम्प्लॉय को निकालना है, लेकिन मेरे जो एम्प्लॉय है वो बहुत लॉयल है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हाउ आई कैन यूटिलाइज दैट एम्प्लॉय एंड गेट द प्रॉफिट? सो इसके लिए 2 सॉल्यूशन चाहिए। ओके, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। पहली बात, सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में टॉप पे रखो। क्या टॉप पे रखो? कि पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू। तो अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे, और ये सबके लिए है, अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब आपका सवाल कि मैं एम्प्लॉय को निकालूं कि नहीं निकालूं, देखिए अगर आप एम्प्लॉय को निकालते हैं तो आप वैल्यू क्रिएट करेंगे कि वैल्यू डिस्ट्रॉय करेंगे? आस्क योरसेल्फ। इफ द आंसर कम्स कि नहीं, अगर मैं एम्प्लॉय को निकाल दूंगा तो वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, उल्टे वैल्यू डिस्ट्रॉय होगी, तो सीधी सी बात है एम्प्लॉय को निकालने का कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द कंक्लूजन दैट यू विल कम टू। एंड नंबर 2, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, देखो कॉस्ट कटिंग का मतलब ये नहीं है कि लोगों को निकालना। कॉस्ट कटिंग का मतलब ये है कि लोगों को ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज करना, यू नो हाउ उनसे ज़्यादा कैसे आउटपुट लिया जाए। और एक चीज़ है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो अगर आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है तो जितना ज़्यादा आप आपके वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, आप देखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सबके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है, और आपको ये ताज्जुब होगा जब आप ये करके देखेंगे, अगर आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है और अगर आप आपकी सेल्स को 1 टाइम बढ़ाते हो तो आपके जो प्रॉफिट है वो 9-10 टाइम्स बढ़ सकते हैं। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सो दिस इज व्हाट यू डू। उनको निकालो मत, ये देखो कि उनको किस तरह से और ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज करा जा सकता है। रहा सवाल पार्टनर कैसे चूज करूं, अब देखो ये दिस इज अ क्वेश्चन। अब उसमें आपको अगर यही पूछना है कि अगर मैं पार्टनर ऐड करता हूं तो वैल्यू क्रिएट होगी कि वैल्यू डिस्ट्रॉय होगी। और दुर्भाग्य से दुनिया में ऐसा कोई पैरामीटर बना नहीं है कि आदमी की फितरत का मालूम पड़ जाए कि भाई ये आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा नहीं है। तो उसमें तो आपको बहुत ठोक बजा के देखना पड़ेगा, वो आपको ही कंक्लूजन लेना पड़ेगा कि सारे चीज़ करके, वही सब रिसर्च वगैरह करके, एंड दैट इज हाउ यू कैन टेक अ डिसीजन। हेलो, क्या अपने बिजनेस में जैसे हम आईपीओ की बात करते हैं या प्राइवेट इक्विटी की
बात करते हैं, बैंकर्स की बात करते हैं, वैसे अपने जैसे अपने बिजनेस के जो सब वेंडर्स है, सप्लायर्स है और डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सेल्स की रिटेलर्स है या अपने एम्प्लॉय सब है, तो क्या इनको हम शामिल किया जा सकता है इसमें बिजनेस में? तो आपका ये कहने का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, और बिल्कुल ले सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं कि आज पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है, आप सभी ने सुना होगा एम्प्लॉई ऑप्शंस, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस। तो ये पूरी दुनिया में ट्रेंड है आज की तारीख में कि लोगों को रिटेन करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां उनको स्टॉक ऑप्शंस देती हैं, और उस स्टॉक ऑप्शंस की वजह से उसका दो फायदे होते हैं। उसका पहला फायदा ये होता है, चूंकि आपने उसको स्टॉक ऑप्शन दिया है तो वो आदमी आपके पास में बना रहता है, और दूसरा उसको फायदा ये होता है कि जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो वो जो स्टॉक ऑप्शन आप उसको दे रहे हो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तो उसको भी फायदा होता है। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, आप अपने